अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर माई तारिक, योर होस्ट। वेलकम टू वर्ल्ड फिलोसफी टॉक शो। देखा जाए तो पाकिस्तान में इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। वो है स्पेशल बच्चे, और स्पेशल बच्चे जहाँ उनकी मेडिसिन ज़रूरी होती है ना, उनके लिए फिजियोथेरेपी भी उतनी ही ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे स्पेशल लाहौर में भी बहुत से ऐसे सेंटर खुल चुके हैं जो कि स्पेशल बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें से वही फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं जो कि पेशेंट नहीं जानते हो कि उन्हें किस तरह डील करना है। और फिर अगर बात की जाए तो पेशेंट जो अगर सीपी स्पेशल बच्चे हों, जो बोल नहीं सकते, जो कुछ बता नहीं सकते हो, और उनको समझना, उनकी थेरेपी करना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं उन थेरेपिस्ट को सलाम कहती हूँ कि जो ऐसे इस तरह से न्यूरो में काम कर रहे हैं और उन बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। खैर, मैं तो बहुत चीज़ों को बता भी दूंगी कि क्या है न्यूरो, लेकिन आज जिस गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया हुआ ना, अगर उनकी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 25 ईयर्स वो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया हुआ एज अ गेस्ट स्पीकर। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर पहले थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाला और इस पॉडकास्ट को दिया। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अपनी बैकग्राउंड नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर मारिया, असल में आप अब स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो ये 85 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा, जब आपको याद हो कि मरहूम ज़ियाउल हक के पता चला था कि उनकी बेटी जो है ना वो डाउन सिंड्रोम की बच्ची है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने इस इदारे को उस वक्त स्टार्ट में कायम किया। और जब ये इदारा स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल टीम नहीं थी उस वक्त, फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत कम मिकदार में होते थे। तो उन्होंने ये इदारा स्टार्ट में हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया कि स्टार्ट में हेल्थ में एक छोटा सा उन्होंने यूनिट बना दिया कि ये हेल्थ वाले इनको देखा करेंगे, इन माजूर बच्चों को। उसके बाद आहिस्ता से ये डेवलप होता चला गया, और जब ये डेवलप हुआ तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपने साथ इसको टेक ओवर कर लिया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कुछ अर्सा चलाया उसने, बेहतर तरीके से इसको लेके चले। साथ ही फिर एक वीमेन डेवलपमेंट हमारा इदारा है, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। तो कुछ अर्से बाद जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया 2000 में, तो उस वक्त ये मिनिस्ट्री जो थी, ये डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर, वीमेन डेवलपमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन के नाम से थी। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज इकट्ठे ये काम करती रही। बाद में गवर्नमेंट ने ये इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये जो बच्चे हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की नहीं, इनको इलाज मुआवजे की भी ज़रूरत है, इनको प्रॉपर कैटर करने की ज़रूरत है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते अब ये स्पेशल एजुकेशन का अलग एक डिपार्टमेंट बन गया है। तो यहाँ पे जब स्पेशल एजुकेशन की हम बात करते हैं डिटेल में, तो एक लंबी जर्नी है। इंडिपेंडेंट इन बच्चों को प्रॉपर कैटर करने के लिए डिपार्टमेंट जो है ना वो हमारे वजूद में आया है। ओके, ये एक ऐसी तहरीर हमने बताई है जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं जिसको। मुझे भी आज ही पता चला कि फिजियोथेरेपी कैसे स्टार्ट हुई थी और किस वजह से स्टार्ट हुई है। और नो डाउट सर, जब हमारे जितने बड़े सियासतदान हैं, जब उनकी कोई ऐसी वजह होती है तो ज़्यादा उस पर वर्क किया भी जाता है। सर जैसे आप स्पेशल एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं 2000 से, और 2025 आप भागे हुए, 25 ईयर्स का एक अरसा बहुत रहा है। तो जब आपने स्टार्ट लिया तो आपको था कि आपने न्यूरो में ही जाना है और स्पेशल बच्चों को भी ट्रीट करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं इंडक्शन के ख़्वाह होते हैं। हमारी एजुकेशन चूँकि हेल्थ डिपार्टमेंट से थी और इंडक्शन होगी एजुकेशन में, तो शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन जब वहाँ पे जाके हमने देखा तो वहाँ पे हमारे पास फिजिकल इम्पेयरमेंट के इतने ज़्यादा बच्चे थे कि उनको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत थी। वहाँ जाके अपनी सर्विसेज दी और वहाँ से आउटकम बेहतर मिला। तो ये मज़ीद हमारी इंट्रैक्शन, हमारी इंस्पिरेशन ये बढ़ती चली गई और उसी में हम इसको मज़ीद आगे लेके चले। सर जैसे आपने बोला कि आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने आप को जिस तरह आप पहले बहुत स्ट्रगल से एक फेज आया तो अब जाकर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट की आपके पास सीट आई, लेकिन डे बाय डे आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री में हर तरह के चैलेंजेस होते हैं। मतलब बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, जब मैं इंडक्ट हुआ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले तो यही है कि वहाँ पे इतने फिजियोथेरेपिस्ट थे नहीं। हमारे ज़्यादातर लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहाँ बच्चे ज़्यादा थे, हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता था। तो साथ ही हमारे पास वहाँ पे सोर्सेज की भी कमी थी, मेन के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसकी भी कमी थी। तो इनको ओवरकम करने के लिए हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का भी, फिलैंथ्रोपिस्ट का भी, इनका भी सहारा लेना पड़ता है, और ये आहिस्ता से हम इसको कवर अप करने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि जब भी आप कहते हैं कि न्यूरो में आना है तो अपने लिए पेशेंट्स लेके आना, क्योंकि पेशेंट्स के बगैर आप न्यूरो के पेशेंट डील नहीं कर सकते। हम ऑर्थो के कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट कर लेंगे स्पेशलिटीज़ के, पर न्यूरो एक ऐसी है जिसमें हम कहते हैं कि अपने इमोशंस कंट्रोल करें और आएँ।
लेकिन जब आती है पीड्स की बात भी, तो ये एक बहुत मुश्किल टाइम होता है। लेकिन तब आपने जब फर्स्ट टाइम पेशेंट देखना शुरू किए, भरे हुए फालिज के भी देखे होंगे, लेकिन जब आपके पास पहली बार बच्चों के पेशेंट केसेस आना शुरू हुए, तब आपके इमोशंस कैसे आपने उसे कंट्रोल किया और कहा कि नहीं, मुझे वर्क करना है जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अमूमन न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी जो है ना, ये आपके नर्व्स की गेम है। तो आपने अपनी नर्व्स को भी मेंटेन करना है, साथ ही आपने ये पेशेंस जो है ना वो बच्चों को भी दिखानी होती है, प्लस उनके पेरेंट्स को भी गाइडलाइन देनी होती है। और हमारे इससे हट के स्टेक होल्डर्स जो हमारे साथ वहाँ पे और भी प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, उनको भी साथ लेके चलना होता है। तो ये स्टार्ट में ऑब्वियसली हर बंदे के लिए एक मुश्किल टास्क था, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि ये बच्चे जो हैं हमारे साथ इंटरेक्शन इनकी होती चली गई, इन बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट भी होती चली गई। मतलब वक्त के साथ साथ हमारा उनके साथ लगे रहना या हमारे उनके साथ मेहनत कायम रखना, वो यही वजह थी कि उनकी जो हमें आउटकम मिली उनसे, उनकी जो रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू हुई, वो हमारे लिए इंस्पायरेशन का बायस बनी है। उससे हमारा भी पेशेंस बेहतर हुई है, उनकी भी बेहतर हो गई है, और साथ उनके पेरेंट्स की भी गाइडलाइन बेहतर होती चलती गई। अच्छा, शेयर बात की है सर, मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है कि जब मैं स्पेशल बच्चों में गई थी राइजिंग इंस्टीट्यूट, जब हमारी हाउस जॉब स्टार्ट हुई, अंडरग्रेड में जब मैं गई थी, मैं तो रोने लग गई थी कि मैंने न्यूरो में नहीं आना। ये तो बहुत मुश्किल है कि आप न्यूरो के पेशेंट देखो, मतलब पेरेंट्स इतने प्यारे, बच्चे खुद इतने प्यारे और माजूर हैं, दिमाग से माजूर हैं, तो ये देख के बड़ा दुख होता था। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जब मेरी हाउस जॉब का वक्त आया सर, तो मैंने खुद अपना नाम लिखवाया कि मैंने इसमें जाना है। और क्यों कि ताकि मैं अपने नर्व्स कंट्रोल करूँ, मेरे पास हर लेवल का पेशेंट आएगा, मैं तब क्या करूँगी। लेकिन ये बात सर ने बड़ी की है कि आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी आप आगे आते हैं। और इसमें जितने भी लोग आना चाहते हैं, मैं खुद भी रिकमेंड करूँगी, तो वो इस चीज़ को देखने के अपने इमोशंस और अपना पेशेंस, ये दो चीज़ जब आपके अंदर है तो आप इस फील्ड में बहुत एक्सेल कर सकते हैं। सर जैसे डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं स्पेशल बच्चों के भी, ठीक है, उसके अलावा बहुत से लोगों ने इस पर वर्क करना शुरू किया, बहुत ही एनजीओज बन चुकी हुई हैं ऐसी कि हर तरह से बच्चों के रेलिवेंट चीज़ें हमारे वहाँ पे सेटअप में होती हैं। और पेरेंट्स की डिमांड भी होती है कि जहाँ पे हर तरह का सेटअप मौजूद हो, तो वहीं अपने बच्चों को हम जरा करवाएं, और बच्चे तक सीखते लर्न भी कर रहे होते हैं। तो आपके पॉइंट से आप चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हैं? आपको क्या लगता है कि हमें आज चीज़ें, हमें लगता है कि हम 5 साल बाद या 10 साल बाद उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं? जी देखिए, अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें तो मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जिन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इन पे काम किया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मरीम नवाज साहबा ने रिसेंटली इन बच्चों की स्क्रीनिंग के हवाले से यूनिसेफ की हेल्प ली, और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है ना वो बाउंड किया हमारे साथ। वो हमारे सारे बच्चों की पूरे पंजाब लेवल पे उन्होंने स्क्रीनिंग की है। जब स्क्रीनिंग की है तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को कैटर किया है, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना वो उन्होंने देखा है, और उसमें डेंटल हाइजीन है, उसमें साइकोथेरेपी है, उसमें स्पीच थेरेपी है, ऑडियोमेट्री है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, इम्यूनोलॉजी है। इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया है कि आप इनको स्क्रीनिंग भी करें इनकी, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इनको ये चीज़ें प्रोवाइड भी करें। तो ये मैं समझता हूँ हमारी ये बहुत बड़ी एक्टिविटी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर में किसी ने नहीं की होगी। तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को जिस तरह करते जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आइंदा 4-5 साल में, 10 साल में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में खड़े होंगे कहीं ना कहीं। तो हमारी ये सर्विसेज जो हैं ये बहुत ही बेहतर होती जा रही हैं डे बाई डे। सर थोड़ा सा कुछ मैं क्वेश्चन जो करूँगी वो आपके थोड़े से पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, और क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट कंट्री है तो यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, और बाहर जाएंगे तो शायद हमारे पे ज़्यादा सोर्सेज ज़्यादा हैं। तो कभी आपके माइंड में नहीं आया कि मुझे बाहर मूव कर जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आपको पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो सबके जहन में होता है, और ये सारे ट्राई भी करते हैं। लेकिन कोई लकीली हुआ ऐसा मेरे साथ कि मुझे पास आउट हुए 7 दिन हुए थे, तो मेरी इंडक्शन होगी थ्रू FPSC गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद मुझे जायका की तरफ से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स नेशनली इंटरनेशनली जाने का आने का मौका मिला। तो मैंने यहाँ भी सर्व किया, बाहर भी सर्व किया। तो शायद ये ख्वाहिश इसी वजह से जो दबी रहेगी, तो यहाँ पे सेट हो गया। थैंक यू। चलिए, बड़ी बात आपने की है ना। अब मुझे किसी को भी कहते हैं ना कि न्यू चीज़ें आपने स्टार्ट करनी, यहाँ तो करना ही नहीं ना, हमने तो बाहर जाके सर्व करना है, चाहे बाहर शुरू में आप जो मर्जी करें, लेकिन नहीं, हमने बाहर जाके सर्व करना, यहाँ तो कर ही नहीं सकते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान में रह के भी चीज़ों को देख रहे हैं। स्पेशली जितना मैं अपने सीनियर्स को, बहुत से सीनियर्स को जानती हूँ, और उनकी स्ट्रगल के बारे में देखा जाए ना तो बहुत स्ट्रगल है उनकी। अगर आज जितने भी क्लिनिक सेटअप्स के नेम बने हुए हैं ना, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो वो नाम आज बन सके हुए हैं। चाहे उनको 25-30 साल लग चुके हैं, जितने भी आज मार्केट में लोग बैठे हुए हैं,
तो मैं कहती हूँ उन्होंने बहुत वर्क की है हर स्पेशलिटी के अंदर, तो आज वो सब चीज़ों में अपने नाम बने हुए हैं। ओके सर, जैसे आप मुझे कुछ पिक्चर्स दिखा रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, जिससे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब थेरेपिस्ट और स्टूडेंट के साथ एंजॉय कर रहा है। तो आपके सेटअप पे ऐसा होता है क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कुछ कर पाते, और कुछ होते हैं कि बड़े ही शरारती बच्चे वहाँ पे होते होंगे, जाहिर बात है, तो आप थेरेपिस्ट वहाँ उस चीज़ को एंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि बच्चों को जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं ना, तो पहली बात तो ये होती है कि उनको कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट देनी पड़ती है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको बुलाना पड़ता है। मतलब आप देखें स्कूल कभी भी किसी के लिए, हमारे लिए भी शायद अट्रैक्टिव जगह ना रही बिल्कुल है। ऐसा है। तो इन बच्चों को क्या अट्रैक्शन ऐसी दे कि ये घरों से हमारे पास आए और इलाज करवाएं। जैसे कि आपको पता है कि हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं, जो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स होते हैं, तो ये पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन ऑब्वियसली हमने उसकी पेन को कैसे काउंटर करना है, उनको कैसे गेम के साथ एंगेज करके उसकी जो स्ट्रेचिंग है वो भी करनी है, और उसको ये भी महसूस नहीं होने देना कि आपका इलाज हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम एंगेज करते हैं प्ले थेरेपी के साथ, म्यूजिक थेरेपी के साथ, हम उनको सेंसिटिव थेरेपी के साथ ऐसी चीज़ें उनको देते हैं जिसमें वो खेलते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, इंजॉय करते करते उनकी एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो ये चीज़ें उनके लिए अट्रैक्शन का बायस बनती है। सर जैसे आपने बात की सर जैसे आपने बात कर रहे थे बच्चों के एंजॉयमेंट के पॉइंट से, मुझे वो अपना एक पेशेंट याद आ गया जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं। वो बड़े शाय से बच्चे होते हैं, जहाँ दूर से वो देख के हंसला हाय हाय कर देंगे लेकिन पास नहीं वो आते, और फीमेल्स को देखे तो वो इतना शर्मा रहे होते हैं जैसे तूने क्या हो गया। तो मुझे याद है मेरी अपनी एक पेशेंट की बेटी थी, वो आपके ही इदारे में आती थी अपनी थेरेपी करवाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बच्ची, पहले मैं गई हूँ उसने मुझे बुलाया नहीं, सेकंड डे आई है, वो इतना वो लविंग वाला प्यार वाला कि नहीं, हालांकि मैं डॉक्टर उसकी नहीं, मैं उसकी मदर को ट्रीट कर रही हूँ। तो वो बच्चे खुद ब खुद अपनी तरफ माइल करते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने, अच्छा डॉक्टर पसंद आने की देर होती है यहाँ, तो ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए स्कूल जो है, स्कूलिंग ये आपकी समझ लीजिए ग्रूमिंग होती है, एजुकेशन के साथ साथ आपकी सोशलाइजेशन बढ़ती है, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। तो ये सारी जी डॉक्टर मारिया, ऐसे ही होता है हमेशा कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें स्कूल में कोई ना कोई अट्रैक्शन का बनाना पड़ता है माहौल, ताकि बच्चे वहाँ पे आएँ। जब वो आएंगे तो ही हम उनको ट्रीट कर पाएंगे। तो उसकी अट्रैक्शन के लिए जिस तरह आपने बताया ना कि वो आपसे पहले शाई होके मिलती थी, अब माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली होके मिलती है। इसमें सोशलाइजेशन होती है बच्चों की, बच्चे जाते हैं अपनी तरह के बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको वो बच्चे याद आते हैं अगले दिन कि हमने जाना है, उनके साथ खेलना है, गेम करनी है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमने अपने थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन भी करनी होती है। वो हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए पेनफुल ना हो, उनके लिए वो भी अट्रैक्शन का बायस हो, ताकि वो अगले दिन आए और खुद ही कहें कि हमने ये ट्रीटमेंट करवानी है। तो ये चीज़ें हमने उन चीज़ों का ख्याल रखा होता है कि हमने वो वाला माहौल जहाँ पे उसको एक्सरसाइज करवानी है वो एस्थेटिक टाइप होना चाहिए और वो जो वो सफ़र करके आते हैं वो भी हमने उनको प्रॉपर तरीके से मतलब खुद ही फैसिलिटेट करना है। जैसे हम बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप देते हैं अपनी गाड़ियों पे, हम उनको इंसेंटिव देते हैं मंथली, ठीक है। उसके अलावा हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, शूज़ देते हैं, उस बुक्स देते हैं। उसके अलावा उनको कोई फिजिकल असिस्टिव डिवाइसेस की कोई ज़रूरत पड़ती है, जस्ट लाइक अ व्हील चेयर। और मैं अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स प्रोवाइड की हैं हमारे स्पेशल बच्चों को, और उसके साथ साथ ग्लासेस ऑप्टिकल्स वो भी दिए हैं, और ये जो स्मार्ट वाइट केन्स हैं ये भी प्रोवाइड किए विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये काबिश है इनकी। तो इस तरह की जब हम अट्रैक्शन देते हैं बच्चों को, तो बच्चे ऑब्वियसली ये भाग पेरेंट्स भी ज़ाहिर है मोटिवेट होते हैं, बच्चे भी हमारी तरफ आने के लिए जो ना वो भी मोटिवेट होते हैं। सर बिल्कुल ऐसी बात है सर, कभी वैसे आपको फील नहीं हुआ कि कभी शुरू में आपने बच्चे स्टार्ट किए और बच्चे आपके पास आना रहे हो, आए और रोना शुरू कर दें, फिर आप उसको कैसे टैकल करते थे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है जब ये ना तजुर्बाकारी की बात होती है कि जब हम शुरू में जब हम लोग भी गए ना, तो वहाँ पे जाके देखा कि हम पेशेंट्स की बजाय बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, तो उनको ट्रीट करते हुए हमें भी खौफ आता, डर लगता था कहीं ये माइंड ना कर जाएं, कहीं ये अनईजी ना हो भी जाता था इस तरह। फिर उनसे हमने सीखा, हमसे उन्होंने सीखा, एक दूसरे को कोप अप किया आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारी भी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि हम भी उससे ट्रेनिंग लेते चले गए और बच्चों को अपने साथ जो है ना वो एकोमोडेट करते चले गए। अब ये सूरत हाल होती है कि पेरेंट्स हमारे पास जब बच्चे लेके आते हैं ना, तो उनकी कोशिश होती है यहाँ पे रह जाएं। अच्छा। मेरी एक आदत है, मैं अपने पास यहाँ पे कैंडीज और बिस्किट्स ये अपने पास रखता हूँ ऑफिस में। नाइस। तो जो पहले दिन बच्चा आता है उसको आप कैंडी दे रहे हैं, बिस्किट्स दे रहे हैं, वो ये समझते हैं शायद ये वो जगह है कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अगले दिन हंसी खुशी आता है और उसको डेली बेसिस पे मिलता भी है।
तो कुछ अर्से के बाद वो अगर ना भी मिले तो वो कवर अप हो जाता है सारा। तो इस तरह की अट्रैक्शन हमें देनी पड़ती है इनको, ताकि हमारे साथ ये फेमिलियर हो, इनका लाइजन हमारे साथ बेहतर डेवलप हो और ये एक्टिविटीज़ भी हमारी यहाँ पे चलती रहें। सर जब भी मैं पॉडकास्ट करती हूँ ना तो मुझे हमेशा अपने कुछ पॉइंट्स याद आ जाते हैं कि मेरा कैसे तजुर्बा रहा है पेशेंट के साथ भी, तो मैं हमेशा अपने पॉइंट्स भी यहाँ पे पॉडकास्ट में बता देती होती हूँ। जैसे कि मुझे भी याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक शालामार में, तो वहाँ पे एक बच्चा था हेल्दी 5 ईयर से बग था वो, लेकिन उसको मैं जब जाती कहता मेरे पास आप नहीं आओगे, मतलब बोलता नहीं था लेकिन मेरे पास नहीं, ये थेरेपिस्ट आएंगे, अच्छा वो उनके पास जाना। मैंने कहा पता नहीं, मैं ऐसे कुछ कहती भी नहीं, प्यार से बुलाते भी पर भी नहीं आता। फिर कुछ सालों बाद एक बच्ची मेरे पास आई सर, वो कहीं से भी मतलब उसकी नहीं वो आप चाहती थी रोना शुरू कर देती थी। वो पहली बच्ची थी जो मेरे पास बच्ची आई, उसने कहा कि मतलब अपनी मदर की इम्प्रूवमेंट करना दिखाई, जब उसने थेरेपी करवानी है, तो मुझे तब उसमें बहुत खुशी हुई कि चलो इतने टाइम बाद एक कोई बच्चा है जिसने अपनी थेरेपी स्टार्ट करवाई है। उस टाइम आई थिंक वो टाइम बड़ा आपके लिए बड़ा खुशी का होता है कि आपका पेशेंट्स आपसे रिकवर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमेशा हर दौर में हर बंदे के साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि जब आप ग्रो करते चले जाते हैं तो आप अपनी अचीवमेंट्स को देख के ही अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, और ये होना भी चाहिए कि उसी से आपकी ये मोटिवेशन बढ़ती है, उसी से आपकी स्किल सीखने की सलाहियत बढ़ती है, उसी से आप में ये मतलब वो अर्ज होती है कि मैंने भी नॉलेज गेन करना है, मैंने भी सीखना है और अपने लोगों के साथ ये डिवोटेडली काम भी करना है। तो ये चीज़ ज़िंदगी में होनी चाहिए, इसी से आप लर्न करते हैं और इसी से आप अर्न भी करते हैं। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना कि एक जुमला सुना हुआ है कि फिजियोथेरेपी के हाथों में जादू है। ऐसे हम कहते हैं क्या जादू है ये वो, लेकिन जब आपके पास मोडेलिटीज कोई ना हो, तो सर आपने एडल्ट्स को भी किया हुआ ट्रीट लाइफ में, तो आपके पास कभी ऐसा हुआ कि आपने मशीन सिर्फ आपने मशीन को ही फोकस किया है, या आपको लगता है कि मेरे पास मशीन नहीं मौजूद है तो मैं अपने हाथों के थ्रू भी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ? जी बिल्कुल, ये आपकी एक्सपर्टीज़ है। मेरे ख्याल में हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो कैरिकुलम है उसको उठा के देख लें तो मेरे ख्याल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप बगैर मशीन के या बगैर हथियार के आप जो है ना वो अच्छे सिपाही नहीं हैं। आप बगैर मशीनों के बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को, और बगैर इन हथियारों को, ये तो मैं समझता हूँ कि ये स्पोर्टिव मेजर्स हैं। ठीक है, आप इनको इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है, ना भी करें, आप इनके मोहताज नहीं है। कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट इन मशीनों का मोहताज नहीं होता, और मैंने बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को देखा है जो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं और वो इन मशीनों को यूज़ ही नहीं करते, तो बेहतर तरीके से माशाल्लाह पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है। सर इसके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये कि आप जिस तरह कभी आपको फील हुआ कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया और आप फिजियोथेरेपी में आ गए? देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ तो ये एक मिथ है ना कि जो बच्चा हमारे दौर में ये भी बात हुआ करती थी कि जिस बच्चे के एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ वो एफएससी में भी पास नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे दौर में ये इसलिए था कि गवर्नमेंट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। एक बात, दूसरी बात, फिजियोथेरेपी का मुझे नहीं पता था जब मेरा एडमिशन हुआ। वो मेरे बड़े भाई यहाँ पे फार्मेसी कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। और उनकी मोटिवेशन क्या थी कि मेरे क्लास फेलोज जो अभी फारिग हुए हैं, अमेरिका निकल गए हैं, उनकी ये मोटिवेशन थी, उन्होंने मेरा फिजियोथेरेपी में एडमिशन करवाया। लेकिन जब मेरा एडमिशन हुआ वो खुद तो निकल गए बाहर, मैं खुद चाहता भी नहीं था बाहर जाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो अभी तक कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई नहीं है, क्योंकि फ़ौरन मुझे जॉब में मिल गई, फ़ौरन मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ गया और सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहे हैं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी सर बड़े फिजियोथेरेपी से मैंने पॉडकास्ट सेशन किया है, लेकिन यू आर द ओनली वन जो इतना पीसफुली, इंटरनेट जो पीस है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और जिसमें आप अपनी लाइफ से पाकिस्तान में रहते हुए खुश हैं कि जहाँ पे जो चीज़ मिल रही है उस पर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आई थिंक मुझे लगता है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप शुक्र कहना सीख जाएं, तो उससे आप भी सेटिस्फाइड होते हैं, अल्लाह ताला भी खुश हो रहे होते हैं कि ये बंदा मेरी रजा में राजी है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग यूथ हैं जो कि न्यूरो पे काम करना चाहते हैं, तो आपका उनका कोई मैसेज? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारी सारी बातें जो हुई हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी के हवाले से हुई हैं कि इसमें आप अपनी नर्व्स, अपनी सेंसेस, अपने आप को आपने प्रॉपर तरीके से खुद ही गाइड करना है। और इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास बेशुमार यहाँ पे मौके हैं। मतलब आप देखें, पहले हमारा ये गवर्नमेंट सेक्टर था जहाँ पे आपकी इंडक्शन होती थी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इससे हट के आप अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर में ढेरों ढार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में स्पेशल एजुकेशन के इदारे खुल गए हैं स्पेशल बच्चों के हवाले से। एक और जहाँ पे मैं ऐड ऑन करता चलूँ, लास्ट ईयर हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, उसमें एक खातून ने वहाँ पे डाटा शेयर किया। वो ये बताती है कि 2038 तक हमने जो डाटा कलेक्ट किया और आने वाले मामला को सामने रखा तो तकरीबन हर बच्चा एशियन कंट्रीज़ में ऑटिस्टिक होगा।
तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी उस वक्त हमारे लिए। ऑटिस्टिक होगा, और इन द मीन वाइल एक और बंदे ने वहाँ पे शेयर किया कि हमारी चूंकि सीपी की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, सेरेब्रल पाल्सी की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, तो 2038 में ये तादाद अब की निस्बत ऑलमोस्ट 70% बढ़ जाएगी। तो ये मतलब हम इस सेंस में नहीं बात कर रहे कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, हम इस सेंस में बात कर रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो ऑब्वियसली आप अगर इसे न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में आते हैं, आप बच्चों की पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन की तरफ आते हैं, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आगे आपकी ज़रूरत पड़नी है, पूरी दुनिया में आपकी ज़रूरत पड़नी है। तो हो सकता है ये फिजियोथेरेपिस्ट शॉर्ट हो जाए, इसलिए आपके लिए बेहतर मौका है, आप प्रॉपर तरीके से इसमें आएँ, लर्न करें, उसके बाद प्रॉपर स्किलफुल हो के आप इसमें अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो शो करें। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और मेरा आई थिंक पॉडकास्ट बहुत अच्छा भी रहा है आपके साथ। अगेन थैंक यू सो मच सर। कि मुझे याद है जब ये मैं इसलिए यहाँ पे चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग होते हैं कि जो डाउन टू अर्थ नहीं होते, मतलब कि वो कहते हैं जब हमारे पास चीज़ आ चुकी है तो हम ही सब कुछ हैं। अल्लाह ताला कहता है जब मैं तुम्हें जूते नवाजूँ ना तो तुम अपने जूतों की उसको चीज़ का तुम कहाँ से शुरू तुमने लाइफ में किया है उस चीज़ को मत भूलो। तो जब मैंने सर को मैसेज किया है ना, तो सर ने इवन ऑल्दो मुझे मैसेज रिमाइंडर देना चाहिए था, सर ने खुद मुझे बोला कि डॉक्टर साहिबा आपने रिमाइंडर नहीं दिया कि कब है पॉडकास्ट। और ये मैं चीज़ कहती हूँ कि बड़ी ऑनर की बात है कि जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली भी हूँ और मैं जब इनके सेटअप पे गई हूँ, और ये मुझे जानते नहीं थे, लेकिन मैं इनके पास गई हूँ, इतना अच्छे वे से मुझसे डिस्कस किए पॉइंट्स, और इन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहिबा हमें पता ही नहीं था कि आप हमारे दायरे में काम कर रही हैं, इतना टैलेंटेड आप काम कर सकती हैं। तो और उन्होंने मुझे उस चीज़ को कहीं जॉब आ रही थी, मुझे परस्यू किया कि यहाँ आप अप्लाई करें। तो कुछ लोग ऐसे भी लाइफ में होते हैं जो आपको एज अ सीनियर होकर गाइड कर रहे होते हैं, और जब आपको कोई लोग ऐसे मिले तो उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उनकी इज्जत देंगे तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला आपको इज्जत देंगे। तो अगेन सर, ये मेरी बड़ी ऑनर की बात है कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट को दिया। उम्मीद है कि बहुत से लोग जब इसको सुनेंगे तो वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया।